तृतीय संस्करण। हमें यह विश्वास है कि आप सभी ने पिछले 2 संस्करणों को ध्यानपूर्वक देखा होगा। हमें ये भी पता है कि आपको अभी भी केवल एक अनुमान ही लगा है कि नीश किस प्रकार से कार्य कर सकती है। जैसा कि आपसे कहा था कि आने वाले संस्करण में आपको और गहराई से बताया जाएगा, तो चलिए यात्रा प्रारंभ करते हैं एवं आगे चलते हैं। एक प्रश्न आपसे पूछना चाहते हैं, प्राकृतिक वस्तु और कृत्रिम वस्तु में क्या अंतर है? क्या आप इस विषय में कोई टिप्पणी करना चाहेंगे? क्या कहा आपने नहीं जानते, कोई बात नहीं, हम बताते हैं, आइए आगे चलते हैं। क्या आपको कोई विचार प्राप्त हुआ? क्या कहा आपने? नहीं, कोई भी नहीं, कोई बात नहीं, क्या यह आपके लिए स्पष्ट है? क्या कहा आपने? अस्पष्टता अनुभव हो रही है। कोई बात नहीं, आपको आगे बताया जाएगा। चलिए आराम से बैठिए। अब हम आपको इस विषय पर विस्तार से बताएंगे। नमस्कार मित्रों, आर के तिवारी, स्वस्थ मन विशेषज्ञ, पुनः आपके साथ एक नई और विचित्र जानकारी की लेकर सौगात। पिछले कई वर्षों से कई परिवारों को स्वस्थ मन एवं जीवन शैली प्रदान करने के उपरांत गत वर्ष 2023 में 1000 परिवारों के जीवन को आर्थिक, मानसिक और शारीरिक स्वास्थ्य प्रदान करने के उद्देश्य से ये कार्य किया जा रहा है। मित्रों, यह आपका ही चैनल है जिसमें आपके लिए महत्वपूर्ण जानकारियां एकत्र करके आपसे साझा की जाती है, इसलिए इसे आप सदैव के लिए अपना बनाएं, सब्सक्राइब और बेल आइकन का बटन दबाएं। आइए इस यात्रा को प्रारंभ करते हैं। हमारे समक्ष 2 प्रकार के आयाम सामान्य तौर पर उपलब्ध होते हैं, पहला प्राकृतिक और दूसरा कृत्रिम, जिन्हें हम लोग अपने सामान्य भाषा में प्राकृतिक प्रक्रिया है एवं कृत्रिम प्रक्रिया भी कहते हैं। प्राकृतिक प्रक्रिया वह है जिसमें स्वाभाविक तौर पर प्रकृति के द्वारा प्रत्येक वस्तु उत्पन्न की जाती है, जिसमें सभी पेड़ पौधे, जीव जंतु, यहाँ तक कि पर्वत श्रृंखलाएं एवं नदी और समुद्र इत्यादि भी सम्मिलित हैं। मानव भी प्रकृति की ही एक उत्कृष्ट रचना है। तो दूसरी ओर मानव द्वारा निर्मित जितने भी उपकरण दिखते हैं, उन्हें कृत्रिम प्रक्रियाओं की श्रेणी में रखा जाता है। आप जिस मोबाइल अथवा कंप्यूटर से इस वीडियो को देख रहे हैं, वह भी मानव निर्मित एक कृत्रिम रचना ही है। तो समझ आया आपको? चलिए आगे चलते हैं। यह आपके समक्ष एक कंप्यूटर का नमूना रखा गया है। ये जिस प्रणाली से कार्य करता है उसमें इनपुट प्रक्रिया एवं आउटपुट सम्मिलित होता है। ये मानव द्वारा दिए गए निर्देशों को अपने पास उपलब्ध प्रोग्राम के द्वारा समझता है और उनको प्रोसेस करके आउटपुट के रूप में वापस दे देता है। क्या आपको कुछ ज्ञान मिला? चलिए आगे चलते हैं। कंप्यूटर उपयोगकर्ता द्वारा दिए गए निर्देशों पर काम करता है, उन्हें प्रोसेस करता है और आउटपुट के रूप में सूचना देता है। इनपुट वास्तव में डाटा होता है, जिसे हम सामान्य भाषा में आंकड़े भी कह देते हैं, उसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है। कंप्यूटर केवल निर्देशों के आधार पर ही कार्य करता है, जिसके लिए उसमें पहले से ही प्रोग्राम बनाया गया होता है। निर्देश सही होने पर वह सही उत्तर देता है, अन्यथा त्रुटि संदेश या गलत आउटपुट प्रदान कर देता है। आशा है कि अब आप थोड़ा सा समझ गए होंगे। चलिए आगे चलते हैं। मानव भी वही कार्य कर सकता है, केवल अंतर यह है कि मानव के पास सभी डेटा की प्रक्रिया के लिए एक सुपर ब्रेन है। जी हाँ, आपने सही सुना है, सुपर ब्रेन।
वह हमारा मस्तिष्क है। इनपुट प्राप्त करने के लिए मानव अपनी ज्ञान इंद्रियों का उपयोग करता है और आउटपुट के लिए काम इंद्रियां अर्थात काम करने वाले अंगों का उपयोग करता है। प्रत्येक ज्ञानेंद्री में भी आउटपुट की गुणवत्ता होती है, लेकिन सामान्य स्थिति में कोई इसे समझ नहीं पाता है और वह गुणवत्ता मानव द्वारा लगभग अनुपयोगी हो जाती है। चलिए आगे चलते हैं। आइए एक उदाहरण से समझते हैं। है क्या आपका नाम? ये हिंदी भाषा के 6 विभिन्न इनपुट तत्व हैं। यदि हम व्याकरण का उपयोग करते हैं और उन्हें व्यवस्थित करते हैं तो अर्थपूर्ण वाक्य एक आउटपुट के रूप में सामने आएगा और वह है, तुम्हारा नाम क्या है? इसका अर्थ ये हुआ कि व्याकरण वह प्रक्रिया है जिसके द्वारा हम संबंधित भाषा के शब्दों को व्यवस्थित कर सकते हैं और उन्हें सार्थक वाक्य में बदल सकते हैं। चलिए आगे चलते हैं। लेकिन क्या होगा अगर व्याकरण हमारे पास उपलब्ध नहीं है? उस स्थिति में हम या तो समान भाषा के व्याकरण का उपयोग करते हैं, अन्यथा विकसित वाक्य सामान्य रूप से अर्थहीन हो सकता है। आशा है आपको समझ आ रहा होगा। चलिए आगे चलते हैं। किसी भी संदर्भ में डेटा अर्थात सूचना रूपी आंकड़े को परिवर्तन करने के लिए उपयोग किया जाने वाला मुख्य उपकरण कौन सा है? यह शायद आप नहीं बता पाएंगे, कोई बात नहीं, हम बताते हैं, लेकिन इसका हम प्रतिपल उपयोग भी करते हैं। चलिए बताते हैं। स्मृति। जी हाँ, आपने सही सुना, स्मृति। स्मृति एक ऐसा मंच है जिस पर डेटा को स्टोर किया जा सकता है और फिर प्रोसेस भी किया जा सकता है। इसका उपयोग डेटा को आउटपुट के रूप में प्रस्तुत करने के लिए भी किया जा सकता है। जब डेटा उपयोग में नहीं होता है तो ये बहुत लंबे समय तक इसके अंदर स्थायी रूप से संग्रहित रहता है। कंप्यूटर और मानव दोनों ही संदर्भ में स्मृति कार्यों के लिए लगभग समान है। एक कंप्यूटर के लिए संग्रहीत डेटा को पिछले डेटा के रूप में लिया जाता है। वर्तमान में उपयोग में आने वाले डेटा को सक्रिय डेटा कहा जाता है और प्रोसेसिंग के बाद आने वाले डेटा को भविष्य के डेटा के रूप में कहा जाता है। तो आइए हम स्मृति को सामान्य रूप से समझने का प्रयास करते हैं। कंप्यूटर या मानव दोनों ही आयामों के लिए स्मृति को 3 खंडों में विभाजित किया जाता है। भूतकालीन रूपी स्मृति, जिसमें हमारे अनुभव के रूप में उपलब्ध डेटा या जानकारी होती है। वर्तमान स्मृति कार्रवाई के लिए उपयोग मिली जाती है, जो हम अपने कार्य पथ में कर रहे होते हैं। हम जो भी परिणाम प्राप्त करते हैं, वही हमारे जीवन का भविष्य होता है। अब आगे की सूचनाओं से हमें ये समझना होगा कि हम कितना ध्यान दे रहे हैं और वास्तव में कितना आवश्यक है। यहाँ पर हम केवल मानव के लिए ही चर्चा करेंगे, क्योंकि कंप्यूटर को इस तरह से डिजाइन किया गया है कि इसका काम अब मानव की तुलना में बहुत उच्च स्तर पर है। जैसा कि हम पहले ही अपने समाज में लोगों के 3 समूहों के बारे में उनकी आय और जीवन शैली के अनुसार चर्चा कर चुके हैं, इसलिए हम सबसे पहले उन लोगों के बारे में चर्चा करेंगे जो 80% स्तर के समूह में आते हैं। आइए देखते हैं। आप जानते हैं कि इस वर्ग में क्या होता है। 80% के समूह में लोग अपने मस्तिष्क के 60% के ध्यान के साथ पिछले अनुभव में जी रहे होते हैं, जहां या तो वे सिस्टम की अथवा अतीत की घटनाओं की आलोचना करते हैं जो उनके पास उपलब्ध वर्तमान ज्ञान के अनुसार गलत भी हो सकती हैं। वे अपना 30% से अधिक ध्यान भविष्य के लिए भय और तनाव के साथ लगाते हैं। यह उनके पिछले अनुभव, वर्तमान आय और सामाजिक स्थिति के कारण होता है।
ये लोग अपने वर्तमान जीवन के लिए बिना किसी तर्क के जो काम कर रहे होते हैं उसे समझने और कार्यान्वित करने के लिए अपने ध्यान का केवल 5% उपयोग करते हैं। तो आप ये सरलता से समझ सकते हैं कि ऐसी श्रेणी में रहने वाले सामान्य वर्ग वाले लोगों की मानसिक स्थिति कैसी होती होगी। आपके मस्तिष्क में अब ये प्रश्न उठ रहा होगा कि वास्तव में हमारा ध्यान किस ओर कितना रहना चाहिए। आइए अब इसको जानते हैं। हमें ये पता होना चाहिए कि हमारे इन तीनों आयामों का वास्तविक अर्थ क्या होता है। सदैव ये ध्यान रखें कि भूतकाल अनुभव के आधार पर देखा जाना चाहिए एवं भविष्य में लक्ष्य निर्धारित किए जाने चाहिए। भूतकाल के अनुभवों को वर्तमान के बदलते हुए समीकरण के अनुसार नवीनीकरण प्रदान करते रहना चाहिए। भविष्य में निर्धारित किए गए लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए हमें योजनाबद्ध प्रणाली विकसित करनी चाहिए। हमें केवल 5% ही अपने इतिहास को देखना चाहिए। भविष्य वास्तव में योजना का एक विषय होता है, इसलिए उस लक्ष्य के लिए जो हम भविष्य में प्राप्त करना चाहते हैं, हमें 15% अपने ध्यान को लगाना चाहिए। क्योंकि हम लोग वर्तमान में ही जीते हैं, इसलिए हमारा 80% ध्यान वर्तमान में रहना चाहिए, जिसमें हम अपने पुराने अनुभवों को सदैव बदलाव की ओर लेकर जा सकें एवं भविष्य की सटीक योजनाएं भी बना सकें। आइए अब आपको एक मनोरंजन से भरा एक दृश्य दिखाते हैं जो सामान्य वर्ग वाले लोगों के मध्य अधिकांश देखा जाता है। 80% जनसंख्या क्योंकि असंतुलित भाव से अपने जीवन का निर्वाह कर रही है एवं वह अपने वर्तमान को भूतकाल के साथ जोड़कर सदैव चिंताग्रस्त एवं नकारात्मक भाव से अपना जीवन व्यतीत कर रही है। इनकी मानसिक स्थिति सदैव भविष्य के लिए चिंताग्रस्त रहती है एवं ये बिना किसी योजना को समझे कार्य प्रारंभ कर देते हैं। अब 15% वर्ग में रहने वालों के विषय में जानते हैं। इस वर्ग में रहने वाले लोग सदैव उत्साहित रहते हैं एवं अपने मस्तिष्क का भरपूर उपयोग करते हैं। ये भूतकाल के अनुभव को सदैव नवीनीकरण से जोड़ते रहते हैं और भविष्य के सुखद जीवन के लिए योजनाबद्ध तरीके से वर्तमान में कार्य करते रहते हैं। जो 15% वर्ग में लोग रहते हैं, यह अधिकांश सकारात्मक भूमिका की प्रस्तुति करते हैं एवं ऐसे ही वातावरण में रहना भी पसंद करते हैं। इनका समय सुचारू रूप से निर्धारित होता है और समयबद्ध तरीके से यह जीवन को आनंदित भी करते हैं। किंतु जब आप 5% वाले वर्ग को देखेंगे तो आप अत्यधिक उत्साहित हो जाएंगे। लोग 5% वर्ग में रहते हैं, वह एक प्रकार से शोधकर्ता कहे जाते हैं। ये भूतकाल से सीखे हुए अनुभव में से भविष्य के लिए नए नए विचारों को खोजते रहते हैं, उनको कार्यान्वित करने के लिए दिशाओं का निर्धारण भी करते रहते हैं। ये भविष्य का निर्धारण करते हैं जिस पर 15% वाले लोग क्रियात्मक रूप से कार्य करते हुए 80% वाले वर्ग को एक श्रमिक की भांति उपयोग करते हैं। तो मित्रों, आपने नीश के इस संस्करण में ये तो समझ ही लिया होगा कि हमारी सोच अथवा मानसिकता किस स्तर की होनी चाहिए, परंतु हम किस प्रकार की विचारधारा में अपना जीवन व्यतीत कर रहे हैं, कृपया इस पर गंभीरता से विचार कीजिएगा। मित्रों, आपने अध्याय 3 को ध्यानपूर्वक देखा। अब आपके मन में प्रश्न उठ रहा होगा कि किस प्रकार हम स्वयं को उठा सकते हैं, निखार सकते हैं एवं प्रगति पथ पर लेकर जा सकते हैं। इसके लिए आपको अगले अध्याय की प्रतीक्षा करनी होगी। क्या जानना चाहते हैं अध्याय 4 से आपको क्या मिलने वाला है? क्या कहा उत्सुक हैं जानने के लिए? चलिए आपको छोटी सी एक झलक दिखाते हैं।
मानव जीवन के 5 स्तंभ जो सभी के लिए एक समान कार्य करते हैं, आइए इस विषय पर चर्चा करते हैं। मित्रों, कुछ समय की प्रतीक्षा आपको अध्याय 4 की सुनहरी यात्रा पर ले चलेगी। मित्रों, आपसे आज्ञा लेने से पूर्व आपसे विनम्र निवेदन करना चाहते हैं कि आपको अभी तक जितनी भी बातों के विषय में बताया गया है, उन पर आप गृह कार्य अवश्य कीजिएगा, और प्रतीक्षा लंबी ना हो इसके लिए आप एक बार पुनः इस संस्करण को देख लीजिएगा। तो मिलते हैं अगले अध्याय में। तब तक के लिए हमें विनम्र रूप से आज्ञा दें। आप सभी को नमस्कार।